तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर की सुपर मैराथन, जिसमें हम टॉप 300 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और इसका पार्ट 1 है, जिसमें आज हम 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि आपका 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बता दें 7 मार्च से केवल जो आंगनवाड़ी सहायिका हैं उनका एग्जाम है और अभी तक हमको सिर्फ 2 ही डेट पता चली हैं, 7 और 8 तारीख में इनका एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद में अन्य लोगों का अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन जल्द ही बाकी लोगों का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना भैया, चलिए सुपर मैराथन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। तो शुक्ला सर की रिवीजन क्लास शुरुआत करते हैं, आइए देखिए। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं हो पाई है, लेकिन आप सबको पता है आपका एग्जाम 1 महीने चलने वाला है, तो अभी भी आपके पास में टाइम है। बेसिकली उन लोगों के पास में तो जरूर टाइम है जिनका मतलब महिला सुपरवाइजर का एग्जाम है। सहायिका वाला एग्जाम डेट आ गई है, लेकिन सुपरवाइजर की एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, तो अभी भी आपके पास में टाइम है। आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं और इस 660 सीट में से एक सीट आप पक्की कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 199 रुपए वाला जो कंप्लीट पैकेज है वो आप मंगवा सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी चारों सब्जेक्ट की, साथ में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के नोट्स भी मिलेंगे। 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको चारों सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। इसके अलावा 7 ब्रह्मास्त्र हमने कराए हैं, सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ ही साथ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक है, जैसे एक्ट हो गया, योजनाएं हो गई, ठीक है, शारीरिक ज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब की टॉप 100 प्रश्नों की भी हमने वीडियो कराई है। उसकी भी पीडीएफ आपको इसी 199 रुपए के अंदर कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम देकर के मेहनत करने का दम रखते हैं कि सर हम मेहनत करेंगे, 7-7 8-8 घंटा पढ़ेंगे, बस आप मुझे मटेरियल दे दीजिए, तो ये मटेरियल आपको सिलेक्टेड मटेरियल मात्र 199 रुपए मिलने वाला है, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है लेकिन नंबर अभी भी वही 130 135 आ रहे हैं टेस्ट में और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वो लोग ओनली प्रैक्टिस सेट का 129 रुपए वाला पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे चारों सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपको सारे ब्रह्मास्त्र मिलेंगे, सारी मैराथन मिलेंगी और सारी टॉप 100 मिलेगी। 129 रुपए में आप ले सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों ने 128 वाला ले चुके हैं जो है नोट्स, वो लोग 49 रुपए का पेमेंट करके ये प्रैक्टिस सेट पूरा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे सारी बातें समझ में। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। मंगाना कैसे है आपको, ये देखिए क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 199 रुपए का पेमेंट कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। आपको तुरंत की तुरंत नोट्स भेज दिए जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बिल्कुल भी लेट नहीं किया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चलिए भैया, पहला प्रश्न, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। योजनाएं आपको मिलेंगी, एक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्रंथियां, आपका जो शारीरिक ज्ञान है, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैथ रीजनिंग इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की वीडियो आज सुबह ही हमने डाल दी है। T20 सीरीज के अंतर्गत आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो आज सुबह प्रोवाइड करा दी गई है, जाकर के जरूर देख लेना, बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य कब तक शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का था? तो वर्ष 2022 तक इनका लक्ष्य था कि हम सभी शहरी क्षेत्र के लोगों को आवास उपलब्ध करा देंगे। अब मिला है कि नहीं मिला है वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यह बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आगे बात समझ में। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने शुरू की, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।
चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बहुत सरल प्रश्न है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। चलिए नंबर 3, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? भैया 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ किया गया था। चलिए नंबर 4 देखिए, पोषण मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर को हम पोषण माह के रूप में मनाते हैं। जो फैक्ट वाले प्रश्न होंगे उनको जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे, फालतू में वीडियो को लंबी नहीं करना है। जो समझाने वाले प्रश्न होंगे आपको साथ साथ में समझाते चलेंगे, ठीक है। तो सबको पता है सितंबर में मनाते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना जिसे हम ICDS कहते हैं, इसको कब प्रारंभ किया गया था? आइए देख लेते हैं। सही आंसर 2 अक्टूबर 1975 को ICDS को प्रारंभ किया गया था। इसकी संरचना क्या कैसे होती है सब कुछ आपको PDF में बता रखा है। इसमें CDPO भी होता है, DEO भी होते हैं, महिला पर्यवेक्षक भी होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होते हैं। इन सब से मिलकर के ICDS का निर्माण होता है। 1975 में हमने इसको बनाया था। आगे बढ़िए नंबर 6 देखिए वन लाइनर में हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए ऑप्शन में अगर हम कवर करेंगे तो पहली बात तो टाइम बहुत खींचेगा, ठीक है ना, चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे फिर आपको बताने पड़ेंगे। दूसरी बात, जब आप इसका प्रिंट निकलवाएंगे अगर ऑप्शन वाला रहेगा, अभी ये 29-30 पेज का है, 29 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा PDF निकल के आ जाएगा। अगर आपके यहाँ 1 रुपये ले रहे होंगे, नहीं तो ग्वालियर वालियर में तो भैया 1 रुपये में 4 पेज निकालते हैं, 10 रुपये में सारा का सारा निकल करके आ जाएगा प्रिंट, ठीक है। अगर आप प्रिंट निकलवाएंगे तो भी आपको सस्ते में पड़ जाएगा। अगर हम 4 ऑप्शन लेंगे फिर आप प्रिंट निकलवाएंगे तो यही पेज आपका बढ़ करके 80 पेज हो सकते हैं, 70 पेज हो सकते हैं, तो फिर आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम वन लाइनर में लेते हैं। 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में छप जाएगा। आपको 4 ऑप्शन में जैसे ही ऑप्शन दिखेगा तुरंत आप आंसर मार के निकल जाएंगे, 3 ऑप्शन आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह कौन सा है? जो हम ICDS हमने शुरू किया है 1975 में, तो इसमें हमने किसको लक्ष्य करके इसको शुरू किया है? तो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको लक्ष्य में रखा है, और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको लक्ष्य में रखा है, और गर्भवती महिलाएं, इन तीनों के लिए हमने ICDS कार्यक्रम शुरू किया है। ICDS समझ रहे हैं ना, जो आंगनवाड़ी अपने यहाँ चलती है वो ICDS कार्यक्रम ही होता है। इन तीनों लोगों के ऊपर फोकस किया जाता है। चलिए नंबर 7, एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई? तो भैया वर्ष 2009 में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई। फैक्ट वाला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 देखते हैं। राष्ट्रीय क्रेच जिसे हम शिशु गृह कहते हैं, योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाती है? इसको समझा देते हैं। 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक का अगर आपका बालक है और आप काम करने कहीं पर जा रही हैं, यानी कि मजदूर वर्ग की जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में छोड़ करके जा सकती हैं। उनके खान पान का जिम्मेदारी पूरा का पूरा जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा होती है। इसी को हम राष्ट्रीय क्रेच या फिर शिशु गृह कहते हैं। शाम को जब वो काम करके लौटेंगी तो अपने बच्चों को लेंगी और अपने घर पर चली जाएंगी, ठीक है। तो यह सुविधा शुरू की गई है। आगे बढ़िए नंबर 9 देखिए, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें MP टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं, आप लोग ले सकते हैं। MP आबकारी जिसका एग्जाम डेट भी डिसाइड हो चुकी है, फॉर्म भी भरा जा चुका है। जिन लोगों ने भर दिया है भैया नोट्स तुरंत ले लीजिए। MP पुलिस, MP वन रक्षक, इन सबके नोट्स उपलब्ध हैं। इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नंबर 10 देखिए, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब चालू किया गया था? वर्ष 1995 में इसको चालू किया गया था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। 11 नंबर देखिए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को कितने किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? 35 किलोग्राम खाद्यान्न अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। और सब लोग जो है राशन लेने जाते हैं। राशन लेना कोई नहीं छोड़ता भैया, ठीक है। धरती इधर से उधर हो जाए लेकिन राशन लेने जरूर जाएंगे। नंबर 12, भारत सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2000-2001 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, केंद्र सरकार की योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते में एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा कर सकता है? 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। वित्तीय वर्ष जानते हैं ना, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। जबकि जो अपना नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो दोनों में अंतर है। कोई पूछ ले तो बता देना कि वित्तीय वर्ष क्या होता है और अपना नॉर्मल ईयर क्या होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब शुरू किया गया था? 1 मई 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना शुरू की गई थी। नंबर 15 देखिए, किशोरी शक्ति योजना के तहत किस आयु वर्ग की लड़कियों को एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है? तो 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की जितनी भी लड़कियां होंगी उनको किशोरी शक्ति योजना के तहत जो है लाभ प्रदान किया जाएगा। 16 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा कब की गई? वर्ष 2003 में की गई। फैक्ट वाले प्रश्न आपको योजना में देखने को मिलेंगे, 2-3 बार आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा बच्चों के कल्याण हेतु प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष चालू की गई थी? वर्ष 1974 में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति चालू की गई थी। कल है 5 तारीख, फिर वही टाइमिंग है 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में आप लोग अपने बचे हुए नोट्स, जिसको 7वां ब्रह्मास्त्र नहीं मिला है 7वां ब्रह्मास्त्र ले सकता है। इसके अलावा जो मैराथन की नोट्स हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं, जितनी मैराथन अभी तक हुई हैं। ठीक है, टाइमिंग ध्यान रहेगा। कल तारीख है 5 तारीख को 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में 2.5 घंटे में आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप बस मैसेज डाल देना कि सर हमें नोट्स चाहिए, हमने इससे पहले ले चुके हैं, बचे हुए नोट्स चाहिए। ठीक है, बाकी आपको रात को 12 बजे तक मिल जाएगा। तुरंत मत कहना सर तुरंत ही भेज दो, रात को 12 बजे तक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, हम रात को 12 बजे तक सबको भेज देते हैं। ठीक है, आप लोग मैसेज करके और निकल लेना, बाकी तो काम हमारा रहेगा। चलिए, भारत सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना कब चालू की गई? वर्ष 2015 में चालू की गई। 1.5 लाख रुपए आप एक वित्तीय वर्ष में डाल सकते हैं। 19 नंबर देखिए, भारत में टीकाकरण के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसे हम ईपीआई कहते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1978 में ईपीआई की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और सेकेंड गियर में चलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया? वर्ष 2008 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रति गांव कितने रुपए की सीमा तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो 20 लाख रुपए जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, आपका मान लीजिए कोई गांव है, आपको अगर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसे चाहिए तो 20 लाख रुपए ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, सेकंड गियर में अपन ने शुरू कर दिया है काम। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को कितने रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो ये 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है किसान मानधन योजना के अंतर्गत। भारत सरकार के द्वारा जनश्री बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई। मुस्कान योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, यही पूछते हैं कि मुस्कान योजना का संबंध किस वर्ग से है? तो ध्यान रखना, ट्रांसजेंडर और भिक्षावृत्ति में जो लोग लिप्त हैं उनके लिए यह योजना चालू की गई है। मुस्कान योजना, इंग्लिश में स्माइल योजना भी कहते हैं। आगे बढ़िए, किस योजना का एक अन्य नाम सखी भी है? तो सखी नाम किस अन्य योजना का नाम है? तो वन स्टॉप सेंटर योजना का नाम सखी भी है। आगे बढ़िए, 26, उज्ज्वला योजना के तहत किन महिलाओं को मुफ्त नहीं, यहाँ पर मुफ्त होगा, ठीक है, एक ही बात है, तो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। तो बीपीएल परिवार की जो महिलाएं होंगी उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो भाई ध्यान रखना, गैस कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना। चलिए, आप सबके घर में देखा होगा आपने, उज्ज्वला वाला सिलेंडर होता है, उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 2005 में। फैक्ट वाला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन से अभियान का प्रारंभ किया है? तो पंख अभियान का प्रारंभ भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, 29 नंबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो जो मुस्लिम वर्ग से आती हैं उनके लिए कन्या निकाह योजना, जो हिंदू वर्ग से आते हैं कन्या विवाह योजना कब चालू की गई? वर्ष 2006 में। चलिए, मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना किससे संबंधित है? तो बिजली बिल से संबंधित है दीनबंधु योजना। 31 देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब चालू की गई? वर्ष 2000 एवं 2001 के मध्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त या फिर सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करना संबल योजना का उद्देश्य है। अब देखिए, ये नोट्स केवल 199 वालों को दिए जाएंगे, साथ ही साथ में जिन्होंने 49 का पेमेंट किया है उनको ये नोट्स दिए जाएंगे मैराथन वाले। ठीक है, तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है वो लोग अपना दोनों स्क्रीनशॉट भेजेंगे और साथ ही साथ में अपना लिख करके भेजेंगे कि सर हमको ये नोट्स चाहिए, इतने हमको मिल गए हैं। चलिए, 33 देखिए, मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान मोस्ट इंपोर्टेंट है। भावांतर भुगतान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि क्षेत्र से है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब क्रियान्वित की गई? अगस्त 2007 में। मध्य प्रदेश में, अब ये एमपी वाले प्रश्न चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना, यही आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जो अदर स्टेट से आते हैं उन लोगों को एमपी की योजनाएं नहीं पता रहती हैं, ठीक है, उन लोगों को थोड़ा सा और मशक्कत करनी पड़ेगी, और आप लोगों के लिए तो हम बैठे ही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। 36 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वर्ष में कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो किसान कल्याण योजना में जो हितग्राही परिवार है 4000 रुपए तक की राशि उसको दी जाएगी।
मध्य प्रदेश में सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की है? तो जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम से मतलब कोरोना वायरस से जो है ग्रसित थे, उनके संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय योजना उपचार योजना कब शुरू की गई? वर्ष 2004 में इसको शुरू किया गया था। मुस्कान योजना किस मंत्रालय के द्वारा, अभी बताया ना, मुस्कान योजना स्माइल किसके लिए है? ट्रांसजेंडर के लिए और भिक्षावृत्ति वालों के लिए। तो किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कलर चेंज कर लेते हैं ना, बोर हो गए आप लोग, हरा कर लेते हैं। चलो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना, कौशल विकास योजना 4.0 2022 से लेकर के 2026 तक चलेगी। आगे बढ़िए, लाडली बहना योजना का, हाँ भैया हो गई, मुस्कान आ गई चेहरे पे। लाडली बहना योजना का नाम आते ही सभी बहनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो किस लिए चालू की गई? महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए, डेट आप लोग बता दीजिए, किस वर्ष इसको शुरू किया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाडली बहना योजना कब शुरू की गई थी। अब पैसा लेने सब जाती हो, अगर नहीं बताया ना तो समझ लेना, मोदी जी से कह दूंगा, आपने चालू तो किया, मोदी जी नहीं, सॉरी, शिवराज सिंह चौहान जी ने चालू किया था, ठीक है ना, उनसे कह देंगे जा करके, चालू तो आपने किया पर इन लोगों को पता नहीं है कि कब की गई। वो कहेंगे ठीक है, अब जिसको नहीं पता उसको नहीं मिलेगा, हटो। चलिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, अब यहाँ से आपका एक्ट शुरू हो जा रहा है। थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन हम अच्छे से समझाएंगे, आपको समझते हुए चलना है मुस्कान के साथ में, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर चालू हो जाएगा, कंप्यूटर के बाद में शारीरिक ज्ञान चालू हो जाएगा। चलिए, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न, जिसे हम निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद या कार्यस्थल में क्या क्या शामिल है? बड़ा सा प्रश्न है, सीधा समझाते हैं। इनका कहना यह है कि जहाँ पर आपका मान लीजिए लैंगिक उत्पीड़न हुआ किसी का भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, किसी का भी जैसे लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो कौन कौन सी जगह को हम पद का कार्यस्थल मानते हैं, है ना, क्योंकि ये कहा गया कि कार्यस्थल पर अगर उत्पीड़न होगा तो इस एक्ट के तहत जो है दोषी पाया जाएगा। तो उस कार्यस्थल में कौन कौन शामिल है? तो आवास गृह जहाँ पर आप रह रहे हैं, खेलकूद का स्थान जो खेलकूद संकुल है, और ऑफिस जहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं, ये तीनों जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, कार्यस्थल के अंतर्गत आएंगे। आगे बात समझ में, आगे बढ़िए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1936 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। किस किस पर लागू होगा? तो ब्रह्मो समाज की जो लोग होते हैं, ब्रह्मो समाज के अनुयायी एवं एक ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होकर हो गया है, वो भी इसमें आएगा। सारे ईसाई आएंगे, सारे सिख आएंगे, केवल मुस्लिम लोग नहीं आते हैं। 44 देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार 0 से कितने वर्ष तक के व्यक्ति को बालक कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, 0 से 18 वर्ष तक का जो भी व्यक्ति होगा उसको हम बालक में काउंट करेंगे। चलिए भैया, 45 सती समिति रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये 1988 में जो है लागू किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1990 में पारित किया गया। आगे बढ़ लीजिए, 47 सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाएगा? अब ये आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसी महिलाएं, मान लीजिए ये कोई महिला है, ठीक है, और अब सती होने जा रही तो रोती हुई जाएगी, ठीक है ना, मतलब अब समझ लो, जो भी आप समझो, ठीक है। तो ये सती होने के लिए इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी महिलाओं को हम सती के रूप में काउंट करेंगे? जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, यानी कि हाँ, इसका मन है भैया, ये कह रहा है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पति को अगर जलाया जा रहा तो मैं साथ में बैठ करके जल जाऊंगी, तो ये इसका स्वैच्छिक है, लेकिन इसको भी सती में काउंट किया जाएगा। और एक ऐसी महिला जिनको मृत पति के देह के साथ में जबरदस्ती जलाया जा रहा है, इन दोनों को ही सती में काउंट करेंगे। और जहां पर सती में हम काउंट कर लेंगे, तुरंत इस पर रोक लगा दी जाएगी। अगर वह महिला स्वेच्छा से जलने जा रही है तो भी उसको नहीं जलने दिया जाएगा, और अगर उस महिला को जबरदस्ती जलाया जा रहा है तो भी उसको नहीं जलने दिया जाएगा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। 48 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार शिकायत समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? फैक्ट वाला प्रश्न है। 5 सदस्य संख्या होनी चाहिए जहां पर आप इसके खिलाफ शिकायत करने जा रहे हैं। 49 देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कहां पर लागू होता है? पूरे भारत में अब यह लागू होता है, घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़िए, 50 नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों में कम से कम कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए? तो एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो या तो एससी से हो या फिर वो एसटी से होना चाहिए।
51 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है? आर्टिकल 301 के अनुसार यह, अब इसको अच्छे से समझा देते हैं, पूरा इसका मतलब कि धागा खोल देते हैं। देखो क्या हुआ, पहले भारत सरकार ने जब काम करना चालू किया, भारत भारत आज़ाद हो गया, ठीक है, योजनाएं वगैरह बन गई कि हम जो है रोड सड़क वगैरह बनाएंगे। अब क्या हुआ, हाईवे हमेशा सीधे बनते हैं, आपको पता है। अब मान लीजिए हाईवे जा रहा है, यहाँ पर किसी का मकान बना हुआ है, उसने कहा ऐसा है भैया, तुम हाईवे मोड़ करके ले जाओ, चाहे हवा में उड़ा कर ले जाओ, मैं अपना मकान नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का हमने बताया था ना, मौलिक अधिकार और जो है नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व में है कि सरकार उसको माने ना माने, ये उसका मन है, उसके खिलाफ आप जो है नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी जो है वो अप्रवर्तनीय होता है, डीपीएसपी के खिलाफ आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, सड़क वगैरह बन रही है, कोर्ट में चला गया, सड़क का काम रुक गया भैया। तो ऐसे तो मोरारजी देसाई का भैया यार ऐसे तो बड़ा सिस्टम खराब है, मतलब हम बना ही नहीं पाएंगे सड़क और रोड, तो भारत विकसित कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था ना, इसको उठा करके इन्होंने 300A में डाल दिया। अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार का मतलब है कि देखो वो जमीन आपको देनी तो पड़ेगी, हाँ, इसके बदले में आप वास्तविक दर से, जो वास्तविक उसकी रेट है, उससे 4 गुना तक ज़्यादा पैसा आप ले सकते हैं। मान लीजिए वो आपकी जो ज़मीन है वो 1 लाख रुपए की है, करंट में आपको 4 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन वो सरकार लेगी ही लेगी, ठीक है। तो ये कानूनी अधिकार हो जाता है, इसको 300A में डाल दिया। आगे समझ में, कब किया था, 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन, 44 जो अमेंडमेंट था, 44वां संविधान संशोधन। ट्रिकी भी बता चुके हैं, 4+4 जोड़ो 8 हो गया, जिसके लास्ट में 8 है वो 44वां संविधान संशोधन। और जो 42वां है वो कब है, 1976 में है। तो 4+2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, जिसके लास्ट में 6 है वो 42वां संविधान संशोधन। आगे बात समझ में, आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न। सारी चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, बताना भाई, ऐसा नहीं हो दिमाग के ऊपर से निकल रही हो और लिखे पड़े हैं, ठीक है। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1956 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक्ट वाले प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया, आरटीई राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है, 2009 में पारित किया गया था। आगे बढ़िए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब चालू किया गया भैया, ये भी आपका 1956 में, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो छपे मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 56, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यान्न के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए ये जो एक्ट बना है इसमें खाद्यान्न के अंतर्गत चावल आएगा, गेहूं आएंगे, स्थूल अनाज आएंगे, लेकिन ध्यान रखना जो दाल है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। यही प्रश्न आपसे पूछेगा, इनमें से कौन सा खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न में नहीं आता है, तो जो दाल होगी वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसीलिए केवल पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला है, वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ें भी तो बता रहे हैं, ये कहाँ पीडीएफ में लिखी हुई हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग कब स्थापित किया गया, 1992 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष चालू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया, 2013 में। आगे बढ़िए, फैक्ट वाला प्रश्न है, स्पीड बढ़ा लेंगे यहीं पर हम। बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो लैंगिक अपराधों से संरक्षण एक्ट 2012 में। DIR का फुल फॉर्म क्या होता है, सही आंसर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसे हम DIR कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। चलिए अब DIR तो हमने बता दिया, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। सबको पता है, नहीं पता है गूगल पर सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो किशोर न्याय बालकों को संरक्षण अधिनियम बनाया गया, ये किस वर्ष लागू किया गया, तो रिसेंट वाला जो है वो 2016 में लागू किया गया है। 63, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत किस वर्ष की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो 18 वर्ष तक के। देखिए नॉर्मल लोगों को 6 से 14 दिया गया, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, RTE एक्ट 2009 में बोला गया है। लेकिन जो विकलांग है उनके लिए ये जो एज है वो 6 से 18 कर दी गई है, 4 वर्ष बढ़ा दी गई है। यह भी आपको याद रखना है, ये ट्रिकी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप जल्दबाजी में 14 वर्ष लगा करके चले आएंगे। ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से किस वर्ष हटा दिया गया, अभी आपको बताया था 1978, 44वां संविधान संशोधन। याद रखना ये प्रश्न बिल्कुल आएगा 101%, ठीक है। जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे ना हर दिन का, हर शिफ्ट का, तब आपको बताएंगे देखो हमने कराया था, देखो आया है, ठीक है। तो पढ़ करके अच्छे से जाना, और निवेदन है ये व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना। सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव कर लेना। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें, कमेंट आपको जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में। तो जब हम एनालिसिस कराएंगे तो आपका नाम भी हम लिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर सेव कर लीजिए। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण सूचना, फेसबुक हर कोई चलाता है, ठीक है ना, हर कोई फेसबुक चलाता है। तो एक नज़र आप लोग फेसबुक पर सर्च कीजिएगा सक्सेस जंक्शन। सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो हमारा पेज बना हुआ है फेसबुक पर। अब उस पेज को आपको फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। क्यों? क्योंकि हम डेली आर्टिकल्स डालते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आज हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूरा उसमें समझा दिया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है रिटन में, हैंड रिटन में। आप जाकर के वहाँ पर पंचवर्षीय योजना पढ़ लेंगे। कल हमने वो डाल दिया था, अधिनियम के बारे में डाल दिया था, ठीक है। इससे पहले हमने ICMR के बारे में डिटेल में लिख दिया है। तो वहाँ पर जाकर के आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। फेसबुक चला रहे हैं, खोले हुए हैं, एकदम से आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए, ज्वाइन करे रहेंगे, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा और तुरंत आपको जाकर के वो आर्टिकल पढ़ लेना है। जैसे ही आप आर्टिकल हम डालेंगे तुरंत आपके पास मैसेज आएगा, आपको जाकर के पढ़ लेना है। नहीं तो दिन भर में एक बार आपको उस पेज पर घूम करके आ जाना है कि सर ने कोई नई चीज़ तो नहीं डाली है पढ़ने के लिए। वहाँ पर एक बार पढ़ के आ जाइए, 2 मिनट लगेंगे, पढ़ करके आप आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कल से छोटे छोटे वीडियो भी डाला करेंगे, तो इमेज के माध्यम से भी आपको चीज़ें याद रहा करेंगी। आगे समझ में, फेसबुक पर सर्च करना सक्सेस जंक्शन, 1.2 के फॉलोवर हैं और सिल्वर बटन अपना लगा हुआ है प्रोफाइल पर, ठीक है। बाकी लिंक भी दी गई डिस्क्रिप्शन में, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। चलिए भैया, प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति। ध्यान रखना, घरेलू हिंसा वाले अधिनियम में सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा अधिनियम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहली बार बनाया गया था? तो बंगाल में सबसे पहले सती प्रथा को रोका गया था। बंगाल सती एक्ट जो है सबसे पहले बनाया गया सती प्रथा को रोकने के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो संवाद पत्र होता है, जिसमें सारे नियम कायदे कानून लिखे रहते हैं, उसको हम राष्ट्र महिला के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, 68, थोड़ी सी स्पीड तेज कीजिए, 150 प्रश्न है, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। किस वर्ष पारिवारिक महिला लोक अदालत के अभिनव विचार को विकसित किया गया? तो महिला लोक अदालत 1987 में बनी। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार कौन कौन सी चीजें दहेज की श्रेणी में आएंगे? हाँ, ये देख लो भैया, ठीक है ना। दहेज में क्या क्या आएगा? आपने कोई भी उपहार दिया हो, प्रेम पूर्वक दिया हो, स्वैच्छिक दिया हो, दहेज, खाना एवं व्यवस्था, ये सब कुछ दहेज के अंतर्गत आएगा। केवल वही नहीं आता हमने कार दे दिया, 5 लाख नगद दे दी, ये दहेज हो गया? नहीं भैया, वो सारी चीज़ें दहेज है जो आप उपहार में दे रहे हो, चाहे प्रेम से दे रहे हो और चाहे मन मसोस के दे रहे हो। क्या कर रहे हैं, अब देना तो पड़ेगा ही, तो ये भी आपका दहेज में आएगा। और अगर आप खुशी खुशी दे रहे हो तो वो भी आपका दहेज में आएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? अभी पता था, 44वां संविधान संशोधन 1978। 71, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कितना होगा? ये पूछ लेते हैं भैया, ये ऐसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो कार्यकाल कितना रहेगा? जो पीठासीन अधिकारी है 3 वर्ष कार्यकाल रहेगा। आगे बढ़िए, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय समिति द्वारा परिवादों की जांच रिपोर्ट किसे सौंपी जाएगी? तो जिला अधिकारी को, यानी जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। 73, हाँ ठीक है, 73, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण कौन करेगा? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बनते हैं और लोग छोड़ करके आते हैं, आपको पढ़ करके जाना, अच्छे से स्टार लगा रहे हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा सुनवाई लैंगिक उत्पीड़न वाले मामले में, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, 74, कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहत किए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश करने के लिए, इसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो कौन सा एक्ट है? अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम, या फिर निरोध अधिनियम भी कह सकते हैं। निरोध की जगह पर अब जो है निषेध कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मतलब अगर वेश्यावृत्ति पर, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में ढकेला जा रहा है तो इस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अब ये अधिनियम वाला जो है हमने सबको PDF दे रखी है, जिनने 199 ले रखा है, जिनने 129 ले रखा है, ठीक है। 49 रुपये पे करके पुराने स्टूडेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार लाया गया है? आर्टिकल 21A में शिक्षा अधिकार के बारे में बताया गया है, RTE 2009, ठीक है। 76, भारत के संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह बालिकाओं का बाल विवाह को निषिद्ध करता है, इसलिए शारदा अधिनियम महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखिए, अभी कंप्यूटर पे आएंगे तो मजा आएगा, थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 की किस धारा में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान है? तो महिला आयोग का गठन धारा 3 में दिया गया है।
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा में साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार दिया गया है? धारा 17 में साझी गृहस्थी में रहने का जो है आदेश दिया जाता है। 79 किसी, हाँ, यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा? यहाँ से आपका शारीरिक जो ज्ञान है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बायोलॉजी आपकी शुरू हो जाएगी। बायोलॉजी की पीडीएफ भी हमने दी है सब लोगों को, पूरी फुल बायोलॉजी हमने दी है, ठीक है ना। बायोलॉजी उल्टा लग गया, ठीक है, फुल बायोलॉजी आपको दी है हमने। इसमें क्या है, बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखना आपको केवल 2 टॉपिक पढ़ने हैं, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, केवल 2 ही पढ़ने हैं। बाकी हमने आपको पूरी पीडीएफ दी है बायोलॉजी की, हर एक टॉपिक को कवर किया है, अन्य एग्जाम में आपके काम आ जाएगा, लेकिन अभी आपको केवल पाचन और श्वसन ही पढ़ना है। चलिए, किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत को लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो भैया घास, चाहे आप घास जो होते हैं ना, बकरी होते हैं, इनकी छोटी आंत बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो अपनी भी छोटी आंत को लंबी होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो हरी सब्जियां होती है, घास हो गई, पालक हो गई, और जो आपका वो क्या कहते हैं, चौराई हो गई, इन सबको खाने के लिए हमारी छोटी आंत को लंबी होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पचती नहीं है, धीरे धीरे पचती हैं। आगे समझ में? चलिए, 80 नंबर, मानव के आहार नाल में विलाई कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको बताया था एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे हम विलाई कहते हैं, और ये हमारे छोटी आंत में पाई जाती है। आगे बढ़िए, 81, हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रियाएं किससे नियंत्रित की जाती हैं? तो प्रोटीन के माध्यम से उपापचयी प्रक्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं, जो पाचन वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, पाचन और उत्सर्जन, इसी को हम उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है? तो छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन हमारा पच जाता है। बाकी आंत जो आपका हम ग्रंथियों वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें हमने पूरा आपको पढ़ा रखा था, और इसकी नोट्स भी हम दे चुके हैं शारीरिक ज्ञान की। टॉप 100 में हम शारीरिक ज्ञान की नोट्स दे चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़िए। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो एंजाइम्स की मदद से टूट जाते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं, हमारा मान लीजिए पेट है, बड़े बड़े हमने खा लिए, कौर खा लिए बड़े बड़े, ठीक है ना। अब यहाँ पर एंजाइम्स रहते हैं, ये एंजाइम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे, फिर ये आंत में जाएगा, आंत उसको और पीस लेगी, और सारे जो पोषक तत्व होंगे उसको ले लेगी, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के बाद में बाहर निकल जाएगा। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है, और इसी हार्मोन्स को जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट कराते हैं अपने अंदर, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो यही हार्मोन होता है डायबिटीज के लिए जिम्मेदार, यही कम हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नॉर्मल पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, इसे हम सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। दूध के स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसी को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। कई बार पूछा गया लव हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। 87, थायराइड ग्रंथि, जिसको हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रावित किया जाता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है। मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी किसे कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को मनुष्य के शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। चलिए, 89, मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात क्या होता है? तो छोटी आंत 4 होती है, तो बड़ी आंत 1 होती है, यानी छोटी आंत लंबाई में ग्रेटर देन होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ध्यान रखना। नहीं तो कोई पूछ ले छोटी आंत बड़ी की बड़ी आंत, तुम कहोगे बड़ी आंत का नाम बड़ी है, तो बड़ी आंत बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ठीक है। चलिए, अरे सर ये तो कन्फ्यूज़ कर दिया, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, उल्टा सिस्टम है। चलिए, पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है। 91, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वृद्धि हार्मोन्स को स्त्रावित किया जाता है। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों स्त्रावित करती है, कौन सी है? तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है। आगे बढ़िए, किस हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को मादा हार्मोन्स कहते हैं। और भैया अब आप बताइए कि पुरुष हार्मोन किसे कहते हैं? कई बार आपको बताया है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसको हम पुरुष हार्मोन कहते हैं। 94, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? ध्यान रखना, सबसे बड़ी केवल पूछे तो आपकी यकृत हो जाएगी, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी पूछे तो अवटु ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ये हो जाएगी। ध्यान रखना पूछ क्या रहा है। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है? तो जो भ्रूणावस्था होती है इसमें भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है। शारीरिक ज्ञान शुरू हो गया, ध्यान रखना। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? तो एक थायराइड ग्रंथि, ये मान लीजिए आपका गला है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, इसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं।
मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? टोटल 46 सूत्र की संख्या होती है और जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। मासिक धर्म के दौरान योनि से रक्त स्राव किस वजह से होता है? तो गर्भाशय की अंतः परत टूटने से जो है पीरियड्स आते हैं। आगे बढ़िए 99। एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नंबर 100 शतक अपना होता हुआ इसी के साथ में सेंचुरी लग गई है। महिलाओं में यौनावस्था की शुरुआत किससे होती है? रजो दर्शन से यौनावस्था की शुरुआत होती है, रजो निवृत्ति से यौना अवस्था समाप्त होती है। दोनों आपको बता दिया साथ ही में। आगे बढ़िए। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? यही अवस्था जिसमें आप हो, ठीक है ना। पेपर आ गया, दिमाग खराब है, तैयारी नहीं की है, एकदम तनाव सा हो रखा है। आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 199 वाला आप लोग नोट्स लीजिए और आंख बंद करके, आंख तो खोलना पड़ेगा, मोबाइल ऑफ करके और तैयारी में लग जाइए एकदम से। ठीक है, मोबाइल का नेटवर्क ऑफ कर लो, व्हाट्सएप में खोल लो, 6 घंटा एक बार पढ़ लो लग करके, आपका पूरा वो खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो थ्योरी है, थ्योरी खत्म हो जाएगी। अगले दिन 6 घंटा पढ़ लो लग करके, आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। अगले दिन 6 घंटा पढ़ लो लग करके, आपके सारे ब्रह्मास्त्र और सारी टॉप 100 खत्म हो जाएंगी। मात्र 18 घंटे में आप अगर लग करके पढ़ लिए, नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार मत मानो, वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। आगे बढ़िए। देखिए, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है? तो उसी किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। ये कौन है? लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, ये प्लस, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर आकर्षण कब होता है? किशोरावस्था में यह आकर्षण हो जाता है विपरीत लिंग के प्रति। 103 किशोर समाज सेवा के आदर्श का निर्माण व पोषण करते हैं। यह किसने कहा था? किसने कहा था कि जो किशोर लोग होते हैं वो समाज सेवा में जो आदर्श हैं उसका निर्माण भी करेंगे और उसका पोषण भी करेंगे, उसको मानेंगे। रॉस महोदय के द्वारा यह कहा गया था। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेंसन, ये जो है सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, कहते नहीं सीपीआर दे दो, हृदय को जोर जोर से दबाओ। तो जब रक्त धमनी में रक्त जो है बहना रुक जाता है या फिर सांस रुक जाती है लेकिन अटकी हुई होती है सांस, तो इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए भैया आगे कहाँ? सीपीआर हो गया। ठीक है, 105 प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है? तो जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? बैंडेज रहेगा, रुई रहेगा, बर्नॉल रहेगा, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। इसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। 106 डिस्प्रिन नामक दवा प्राथमिक उपचार के समय कब दी जाती है? सबको पता भैया, जब बहुत दर्द होने लगता है। अब देखो, हर जगह दर्द होने में यूज की जाती है डिस्प्रिन को, लेकिन लोग केवल सर दर्द के लिए यूज करते हैं। डिस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है, कहीं पर भी दर्द हो आप डिस्प्रिन खा सकते हैं। चलिए 107 कुत्ते या बंदर के काटने से किसका खतरा अधिक होता है? तो रेबीज जो रोग होता है जिसमें जल से यानी पानी से डर लगने लगता है, इसी को हम रेबीज कहते हैं। तो कुत्ता काटे, बंदर काटे, बिल्ली काटे, इन तीनों के काटने से ये जो है रेबीज नामक रोग हो जाता है। और कितनी बार आपको बताया है, एकमात्र ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो रेबीज मुक्त हो चुका है? तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़िए। कुत्ते ही नहीं है तो रेबीज कहाँ से फैलेगा? बंदर ही नहीं है तो रेबीज कहाँ से फैलेगा? पूरा समुद्र है चारों तरफ। बुखार मापने का यंत्र क्या है? तो थर्मोमीटर के द्वारा बुखार मापा जाता है, सबको पता है। दांतों के उचित निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम। कैल्शियम जितना ज़्यादा लेंगे दांत उतने अच्छे से आपके बनेंगे, बच्चों के बनते हैं। 110 किलीफॉर्म जीवाणु किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंत के अंदर किलीफॉर्म पाए जाते हैं, वही विलाई को ही हम किलीफॉर्म कहते हैं। ये जीवाणु आंत के अंदर भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? तो जो अग्नाशयी रस होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इंसुलिन हार्मोन किसे परिवर्तित करता है? तो ध्यान रखना, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। आगे बढ़िए। गाय के दूध का रंग पीला होता है, क्यों होता है भैया? तो कैरोटीन होने की वजह से। गाय के, इसे कैसीन भी कहते हैं, ठीक है ना, कैसीन या कैरोटीन, इसकी वजह से क्या होता है, गाय का रंग जो है वो पीले रंग का हो जाता है, मतलब गाय के दूध का रंग। 114 इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक किसके दूध में होती है? तो जो ऊँटनी का दूध होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में इंसुलिन पाया जाता है, इसीलिए डायबिटीज वालों को कहा जाता है कि ऊँटनी का दूध पीजिए। राजस्थान में बहुत कम लोगों को डायबिटीज होता है क्योंकि लोग, वहाँ के लोग ऊँट पालते हैं और ऊँटनी का दूध पीते हैं। चलिए 115 WBC हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए WBC आवश्यक होती है। WBC का फुल फॉर्म लिखना है आपको और RBC का फुल फॉर्म लिखना है। कई बार बताया, हजारों बार बता दिया, बताइए RBC का फुल फॉर्म क्या होता है और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है, याद रखना। चलिए भैया 116
शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा सामान्य तापमान होता है। कोई अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना दोनों बराबर है। 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। एक मॉडेम किसके द्वारा जुड़ा होता है? कंप्यूटर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मॉडेम किसके द्वारा जुड़ा होता है? फ़ोन लाइन के द्वारा, केबल लाइन के द्वारा कंप्यूटर से एक मॉडेम जुड़ा होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन का फुल फॉर्म होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क वैन का होता है। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों बता दिए आपको, कोई भी आपके एग्जाम में आए आप लगा करके आएंगे, ठीक है? और ये एग्जाम में आते जरूर हैं। 119, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1994। फैक्ट प्रश्न है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आप सब लोग गूगल पर सर्च करते रहते हैं। 121, कंप्यूटर क्षेत्र में हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिन्हें छुआ जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के ऐसे उपकरण जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस का उदाहरण है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का हमने बता दिया, रैम का आप बता दो, क्या दिक्कत है? रैम का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आपसे भी हम होमवर्क करवा ही लेते हैं, ठीक है? यहीं का यहीं क्लास वर्क करो, होमवर्क की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रैम का आपको लिखना है। डब्ल्यू की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी, सबको पता है। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना, आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे बढ़िए अगला। एमआईसीआर में एम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआईसीआर में एम का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक। पूरा क्या होता है एमआईसीआर का मतलब? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन दिया हो या फिर रीडर दिया हो, दोनों सही मानता है एमपीएस भी, ठीक है? एक ही आपको मिलेगा, या तो रिकॉग्निशन लिखा रहेगा या फिर रीडर लिखा रहेगा। आगे बढ़िए। 128, 5G की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। ध्यान रखना, अगर केवल एक दिया है, मतलब अगर दोनों दिए हैं, रिकॉग्निशन और रीडर दोनों दिया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम रिकॉग्निशन को देंगे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए भैया, 5G सबसे पहले दक्षिण कोरिया ने शुरू किया था। 129, दुनिया का पहला स्मार्टफोन कौन सा है? IBM साइमन दुनिया का पहला स्मार्टफोन है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? गूगल के द्वारा। आप कहते भी हैं गूगल क्रोम खोल लो, तो क्रोम किसका है? गूगल का है। मोबाइल संचार किस सिस्टम पर आधारित? हाँ, ये आपको समझा देते हैं। मोबाइल संचार डुप्लेक्सिंग सिस्टम पर आधारित है। डुप्लेक्सिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? दो तरफा संचार, यानी कि ये मोबाइल है, आप इस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हैं मैसेज, वो भी आपको मैसेज भेज रहा है, यानी दो तरफा संचार हो रहा है। आपने अपने उनको भेजा, ये है आप और ये है वो, ठीक है? आपने उनको भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ दो तरफा संचार हो गया, इसे हम कहते हैं डुप्लेक्सिंग सिस्टम, ठीक है? आगे बढ़िए अगला प्रश्न। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। आगे बढ़िए। स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये किस प्रकार के संचार का उदाहरण होते हैं? ये वायरलेस होता है। आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, क्या कोई तार लगा है? नहीं लगा है। ब्लूटूथ, वाईफाई, ये तीनों वायरलेस के उदाहरण होते हैं। चलिए, डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वही 2014 में, ठीक है? ये हटा दीजिए इसको। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी। जब पीडीएफ देंगे तो हम इसको करेक्ट करवा देंगे। आगे बढ़िए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। चलिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बायोस, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का फुल फॉर्म होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो जो चीज़ें कंप्यूटर में जा रही हैं, ये बना है आपका कंप्यूटर, लोग बना देते हैं। ये रहा कीबोर्ड, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये लगा दिया माउस। तो जो चीज़ें कंप्यूटर में जा रही हैं इनपुट कहेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग किया और जो चीज़ें हमको दिखा रहा है कि स्क्रीन पर, उसको हम आउटपुट कहते हैं। आगे समझ में? आगे बढ़िए। सीपीयू का ही दूसरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कहते हैं, ठीक है? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़िए। 141, कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो मदरबोर्ड के द्वारा किए जाते हैं सभी तार्किक एवं अंकगणितीय कार्य। आगे बढ़िए। किस कमांड की सहायता से हम, इसी मदरबोर्ड में ALU लगा होता है, ठीक है? किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? तो कंट्रोल के साथ में S दबा दीजिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सेव हो जाएगा। 143, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अगर आपको चीज़ें प्रिंट करनी है तो फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना हम किस में करते हैं? मेगा हर्ट्ज में करते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो आप सबको पता है बाइनरी नंबर 0101 पर काम
काम करता है कौन? कंप्यूटर। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ये जब हम प्रिंट करते हैं ना तब डीपीआई का यूज करते हैं। 147 इम्पैक्ट प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर। कंप्यूटर की एक और वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। 50-60 जो फुल फॉर्म है ना उनको एक साथ में कवर कर लेंगे, क्योंकि 2 से 3 फुल फॉर्म तो आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो सूचना हम कहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर में? ये जो आपका स्क्रीन लगा रहता है इसी पर तो दिखाई देता है। इसी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। आगे बढ़िए। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो ऐसे डिवाइस हैं जो सबसे ज़्यादा आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज किए जाते हैं। आउटपुट मतलब जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जिस पर दिखाता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनों के समूह को क्या कहते हैं? उसको हम बारकोड कहते हैं। जैसा बारकोड हमने आपको क्यूआर कोड ऊपर दिया था, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। कभी कभी क्यूआर का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो क्यूआर का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड, ध्यान रखना, ठीक है। किसी से पूछ लेना, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, क्यूआर करते रहते हैं, क्यूआर का फुल फॉर्म पता नहीं है। तो क्विक रिस्पांस कोड क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है, और जो लाइनें लाइनें बनी रहती हैं ना उसको हम कहते हैं बार कोड, ठीक है। तो उस क्यूआर कोड पर 199 या फिर 129 या 49 रुपये का पेमेंट करके अपनी अपनी नोट्स आप लोग मंगा सकते हैं। और अभी भी अगर आपके मन में इच्छा है, हाँ भैया इन 6 लाख लोगों से निकल करके हमको 660 में आना है, मम्मी पापा का जो सपना है अपने बालक को नौकरी में लगता हुआ देखने का, उसको पूरा करना है, तो अभी आप 199 वाला पैकेज लेकर के और अभी से तैयारी में लग जाइए। मोबाइल को रख दीजिए साइड में अगर प्रिंट निकलवा लिया है, और अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल का जो नेटवर्क वाला सिस्टम है उसको ऑफ कर दीजिए जिससे कोई फ़ोन नहीं आए, और लग जाइए पढ़ाई में। अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम क्लास की टाइमिंग वगैरह डालते रहते हैं, और कोई महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि एडमिट कार्ड आ गया या कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर हम आपको बता देते हैं जिस पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके नोट से प्राप्त कर लेने हैं। और फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक भी दी गई है, या फिर सर्च कर लेना फेसबुक पर, वहाँ पर सक्सेस जंक्शन के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है। वहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं और छोटी छोटी वीडियो भी डालते रहते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।